बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। पी विजयन आज बनेंगे केरल के मुख्यमंत्री। 18 मंत्री भी लेंगे शपथ। सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से 4 मंत्री। जनता दल एस, एनसीपी और कांग्रेस एस से एक एक मंत्री। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में बनाया गैर कांग्रेसी मोर्चा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का होगा हिस्सा। असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों की बैठक में फैसला। खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई ने की सिफारिश। स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द करेगा फैसला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चीन के साथ सहमति वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। कहा, मतभेद कम करना भारत का मकसद। मिलकर काम करने पर बन सकती है वैश्विक ताकत। और अमेरिका ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। 2000 करोड़ की सैन्य मदद पर सेनेट पैनल ने लगाई रोक। हक्कानी आतंकी नेटवर्क पर ठोस कदम उठाने के बाद ही मदद। आज सबसे पहले खबर केरल से है, जहां पिनराई विजयन आज मुख्यमंत्री बनेंगे। केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शाम 4 बजे विजयन को शपथ दिलाएंगे। विजयन के अलावा 18 मंत्री भी शपथ लेंगे। इस तरह से एलडीएफ सरकार में मुख्यमंत्री को मिलाकर 19 मंत्री होंगे। इनमें से 12 नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। सरकार में सीपीएम कोटे से 12 और सीपीआई से 4 मंत्री होंगे। जनता दल एस, एनसीपी और कांग्रेस एस से एक एक मंत्री होंगे। सीपीएम के पी श्रीरामकृष्णन नए स्पीकर बनेंगे। केरल के राज्यपाल जस्टिस पी सदाशिवम ने सोमवार को पिनराई विजयन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले विजयन को वाम गठबंधन यानी एलडीएफ के विधायक दल का नेता चुना गया था। 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में एलडीएफ के 91 विधायक हैं। बीजेपी ने पूर्वोत्तर राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों का मोर्चा बनाने का फैसला लिया है। बीजेपी और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य दलों ने विकास एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन यानी नेडा के गठन का फैसला किया है। ये फैसला कल गुवाहाटी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया। बैठक के बाद बीजेपी महासचिव राम माधव ने बताया कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस गठबंधन के संयोजक होंगे। गठबंधन एनडीए का एक हिस्सा होगा। बाद में अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि इस गठबंधन का मुख्य मकसद पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास और राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। A very important decision was taken at this meeting. We have decided to come together and form a new alliance by name North-East Democratic Alliance. North-East Democratic Alliance. और इससे पहले कल बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के विकास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। असम में बीजेपी की पहली सरकार बनी तो मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे। राज्यपाल पीबी आचार्य ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा समेत 10 मंत्रियों ने शपथ ली। नई सरकार में बीजेपी के 6 और सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से 2-2 मंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टीर बारे एटु एटा ऐतिहासिक मुहूर्त। এই মুহূৰ্তটো গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ৰাইজে যি শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰিলে তাৰ বাবে পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমূহ ৰাইজলৈ গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास दिलाया कि असम के विकास के लिए नई सरकार पूरी मेहनत करेगी। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वी राज्य विकास में पिछड़ने का जोखिम नहीं ले सकते।
असम को भी कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। असम जितना दौड़ेगा, असम सरकार जितना दौड़ेगी, दिल्ली सरकार भी उससे एक कदम ज्यादा दौड़ने का हमेशा प्रयास करेगी। असम में बीजेपी अवैध घुसपैठ को खत्म करने का वादा कर सत्ता में आई है। पार्टी को 126 सदस्यों वाली विधानसभा में 60 सीटें मिली हैं। उसकी सहयोगी एजेपी को 14 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 12 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्टिंग मामले में कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत से सीबीआई ने दिल्ली में पूछताछ की। हरीश रावत ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है और जांच में सीबीआई को सहयोग करने की बात कही है। सीबीआई हरीश रावत से 7 जून को फिर से पूछताछ करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत मंगलवार को दिल्ली में सीबीआई के मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े स्टिंग मामले में सीबीआई के सवालों का जवाब दिया है। ये चीजें कल अदालत के सामने आएंगी तो मैं नहीं चाहता कि उन चीजों पर कुछ कहूं। जब मैंने कोई क्रिमिनलिटी की ही नहीं है, जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है, न मैं कह रहा हूं कि मुझे विधायक चाहिए, न मैं पैसा दे रहा हूं, न मैं पैसे किसी का मोल भाव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी का आरोप है कि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से सीबीआई जांच को रोकने की कोशिश की, उससे साबित होता है कि हरीश रावत जांच से बचना चाहते हैं। जब इंक्वायरी हो जाती है, एक बार स्टार्ट होती है, तो कोई भी गवर्नमेंट उसे खारिज नहीं कर सकती है। इसके बावजूद फिर आप माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आपको राहत नहीं दी और कहा कि नहीं, आप सहयोग करिए, आप सीबीआई के सामने जाइए। ये सब बातें जब आप जानते थे तो बच क्यों रहे हैं आप? उत्तराखंड में चले सियासी संकट के दौरान 26 मार्च को मीडिया के सामने एक स्टिंग की सीडी जारी हुई थी। इसमें हरीश रावत को विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बातचीत करते दिखाया गया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि यूपीए के मुकाबले एनडीए संसद को बेहतर तरीके से चला रही है। एनडीए सरकार ने अब तक 101 विधेयक पेश किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसमें अड़ंगा डाल रही है। वहीं संसद में अवरोध पर कांग्रेस ने बीजेपी को उसके इतिहास की याद दिलाई। सत्ता में 2 साल पूरे करने जा रही एनडीए सरकार ने संसदीय कामकाज पर अपने रिकॉर्ड को यूपीए से बेहतर बताया है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकसभा में यूपीए कार्यकाल के मुकाबले ज्यादा काम हुआ, वहीं राज्यसभा में बहुमत नहीं होने से यूपीए कार्यकाल के मुकाबले कम काम हुआ। There are 44 bills pending in Rajya Sabha as against 11 in Lok Sabha. Pending means some of them are referred to standing committee in Lok Sabha. So I will be discussing it with the chairman and also with other party leaders to see that the backlog is cleared in Rajya Sabha. वहीं कांग्रेस ने संसद में अवरोध पर संसदीय कार्य मंत्री के आरोपों को खारिज कर दिया। 50 साल के रिकॉर्ड में लोकसभा मात्र 61% समय चली और राज्यसभा 66% समय चली, और जो कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारण पार्लियामेंट नहीं चल सकती थी। संसदीय कार्य मंत्री ने भरोसा जताया कि जीएसटी बिल मॉनसून सत्र में पारित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर राज्य से बात चल रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा पर अध्यादेश को राष्ट्रपति ने कल मंजूरी दे दी। अब राज्यों के बोर्ड इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा करा सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने साफ किया है कि एनईईटी इसी साल से लागू है। विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। राज्यों के बोर्ड इस साल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए परीक्षा करा सकेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एनईईटी पर अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। अब राज्यों के पास विकल्प है कि वह अपने बोर्ड या एनईईटी के जरिए मेडिकल सीटें भर सकते हैं। नीट इन प्रिंसिपल कहा गया है और यह एक ही इसी साल के लिए एग्जेम्पशन है कि स्टेट का शेयर स्टेट भरता था, तो वही हम कह रहे हैं कि इस बार आपका जो स्टेट का शेयर है वो आप स्टेट भर लीजिए, लेकिन जो आपके मैनेजमेंट कोटा है, बाकी कोटाज है, वह नीट के अंतर्गत आएंगे। दिल्ली सरकार और कांग्रेस समेत कई दलों ने एनईईटी पर अध्यादेश का विरोध किया है। प्राइवेट मेडिकल लॉबीज के पक्षधर बनना बंद करिए।
और छात्रों और उनके माता पिता के बारे में सोचिए। ये सारा का सारा जो ऑर्डिनेंस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक उचित चिंतन नहीं है और सार्थक दिशा में ये कदम नहीं जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ इंगित करते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नीट के अंतर्गत आ चुके हैं। कम से कम एक ये काम जरूर हो गया है कि कैपिटेशन फीस खत्म हो गई है। और सेकंड बहुत बड़ा ये है कि पहले ये होता था कि हर एक स्टूडेंट वाज एलिजिबल टू टेक एन एडमिशन इन एनी कॉलेज, चाहे वो उस चीज के लिए डिजर्व करता था या नहीं करता था। इससे क्या होगा, एक छन्नी हो जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने वाले अमित कुमार अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती देंगे। लोग इस अध्यादेश को चैलेंज करेंगे। ऐसा कोई कानून या संविधान में प्रावधान नहीं है जिससे आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सरकार 1 साल के लिए रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन कई राज्यों ने परीक्षा की भाषा और पाठ्यक्रम को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ये अध्यादेश लाई है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। खाद्य पदार्थों में उपयोग होने वाले रसायन पोटेशियम ब्रोमेट पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के अध्ययन में बड़ी कंपनियों की ब्रेड में ये रसायन मिला है। इससे कैंसर होने का खतरा रहता है। खाद्य नियामक FSSAI के CEO पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि पोटेशियम ब्रोमेट पर पाबंदी के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मुद्दे पर FSSAI से रिपोर्ट मांगी है। CSE ने दावा किया है कि ब्रेड, बंस, बर्गर या पिज्जा जैसे खाद्यों में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट का इस्तेमाल हो रहा है। इससे कैंसर और थायराइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस पर हमने मंत्रालय ने FSSAI को कहा है कि तुरंत रिपोर्ट करें, इस मैटर को सीरियसली ले। दे आर कमिंग विद अ रिपोर्ट। द मिनिस्ट्री विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अकॉर्डिंगली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली संकट खत्म करने के लिए तीनों वितरण कंपनियों को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। केजरीवाल ने मंगलवार को बिजली कंपनियों के प्रतिनिधियों को तलब करके 2 टूक कहा कि बिजली आपूर्ति की खामियां दूर नहीं होने पर कंपनियों का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। बैठक में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन और DERC के प्रमुख भी मौजूद थे। दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं को अघोषित कटौती होने पर हर्जाना देने से जुड़ी 1 साल से लंबित अधिसूचना को हफ्ते भर में लागू करने का भरोसा भी दिलाया। तो CM साहब ने उनको क्लियर कहा है कि 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, या तो इसको ठीक कर लीजिएगा, अदरवाइज हम सख्त से सख्त कदम लेने से भी नहीं हटेंगे। अगर हमारे को कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल करने पड़े तो उसके बारे में सोचने से हम पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्र सरकार ने कल 13 नए शहरों के नामों का ऐलान किया जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। इस सूची में पहली बार बिहार और यूपी के भी एक शहर को जगह मिली है। सरकार ने 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है। फास्ट ट्रैक कंपटीशन के आधार पर चुने गए 23 शहरों में से 13 शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला, चंडीगढ़, हरियाणा का फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, छत्तीसगढ़ का रायपुर, बिहार का भागलपुर और तेलंगाना का वारंगल शामिल है। इसके अलावा रांची, न्यू टाउन कोलकाता, इम्फाल, अगरतला, पणजी और पोर्ट ब्लेयर शहर को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। Of these 23 cities, 9 of them have improved their quality of smart city plans by scoring over 25% marks more than what they scored in the first round of competition. Of these, 7 have been selected. 6 of the 23 cities have improved the quality of smart city plans in the range of 12% to 24%. इन 13 शहरों के विकास के लिए 30,229 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर शहर को अगले 5 साल में विकास के लिए 500 करोड़ रुपए केंद्र से मिलेंगे। इतनी ही रकम राज्य भी खर्च करेंगे। इस साल जनवरी में सरकार ने पहली सूची में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 शहरों का चयन किया था, जिन्हें विकसित करने के लिए 50,802 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। These 13 cities selected fast track competition have proposed a total investment of 30,229 crores. With this investment proposed by 33 cities under Smart City Plan,
is now 80,789 crores. जिन शहरों का चयन नहीं हुआ है वो जून के आखिर में होने वाले दूसरे दौर की प्रतियोगिता में नए प्लान के साथ फिर हिस्सा ले सकेंगे। स्मार्ट सिटी बनने वाले शहरों में बुनियादी सुविधाओं, बिजली, पानी, परिवहन और सूचना तकनीक की बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब खबर राजस्थान में सूखे और जल संकट की। राजस्थान में सूखे और अकाल से लोगों का बुरा हाल है। कई गांव में हैंडपंप और कुएं सूख गए हैं। कुछ जगह पानी है भी तो वो जानवरों के पीने लायक भी नहीं है। लगातार बढ़ रहे तापमान के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ये है अजमेर का हाथीपुरा गांव। तकरीबन 300 आबादी वाले इस गांव में पानी की बेहद कमी है। यहाँ घर के लिए पीने का पानी लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की है, इसलिए इन्हें पथरीले रास्तों पर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन कड़ी धूप में पानी लाना कोई आसान काम नहीं। कैसे बोल रहे बाबूजी, माँ का पानी नहीं है बिल्कुल। खारा जहर पानी है, बीमार पड़ता आदमी। नहीं पानी है ही नहीं है। 40 साल 5 किलोमीटर से दूर से पानी आ रहा है और वहाँ का सड़क नहीं है बिल्कुल। डांडा का चारों नहीं है बिल्कुल। दुखी बनना को हो रहा हम उदय। गर्मी ने यहाँ पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देर रात तक लू चल रही है। इस बीच जलस्तर लगातार गिर रहा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में पानी की बेहद कमी हो गई है। बिल्कुल पानी की समस्या और वो सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या है। वो वहाँ पर रोड पे 1.5 किलोमीटर पापू लेके आती है पानी। हमारे गांव में पानी बहुत दूर से आते हैं, वो भी थक जाते आते वो 3-4 सांस लेके घर पे आते। अजमेर जिले के करीब 9 लाख ग्रामीण सूखे की मार झेल रहे हैं। पीने के पानी के अलावा पशुओं के लिए चारे का भी संकट है। लोग बेहाल हैं, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। मैंने भी जब से शपथ ली उसी से दिन से मैं लगा हूँ उसके भाई पानी तो मूलभूत सुविधा है वो भी होना चाहिए। हमने अकाल के तहत चारे के लिए लिखा है कि भाई चारा डिपो खोलो। सरकार अभी चारा डिपो चालू नहीं हुआ। बारिश का अभी दूर दूर तक पता नहीं है। ऐसे में अजमेर के लोगों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। राजस्थान का अजमेर जिला भारी अकाल और जल संकट से जूझ रहा है। कई जगहों पर लगभग सारे जल स्रोत सूख गए हैं और महिलाओं को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को विवश होना पड़ रहा है। न तो कोई सूखा राहत पहुंचा है और न जानवरों को चारा। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अजमेर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चीन यात्रा का आज दूसरा दिन है। इससे पहले मंगलवार को राष्ट्रपति ने ग्वांगझू में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने भारत चीन के बीच मतभेदों को दूर करके समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करने पर जोर दिया। आज राष्ट्रपति हुआलिन मंदिर का दौरा करने के बाद भारतीय चीन बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। गुरुवार को राष्ट्रपति बीजिंग पहुंचेंगे, जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत अन्य शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चीन यात्रा की शुरुआत दक्षिण चीन के औद्योगिक शहर ग्वांगझू से की। यहां हवाई अड्डे पर उनका शानदार स्वागत हुआ। ग्वांगझू में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत चीन के बीच नजदीकी रिश्तों पर जोर दिया। चीन के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत से पहले उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंधों का मुख्य maqsad समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करना और मतभेदों को कम करना है। But reducing the diversions and expanding the areas of agreement. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्व बैंक, IMF और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत और चीन के बीच बढ़ते सहयोग की मिसाल भी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर दोनों देश के 2.5 अरब लोग साथ मिलकर काम करें और आपसी गतिविधियों में सहयोग करें तो इसका वैश्विक स्थिरता और शांति पर व्यापक असर होगा। If they work together, if they come together and extend hand of cooperation, understanding to each other, that will be the great event and the biggest guarantor to the peace, stabilization, prosperity
and onward march. राष्ट्रपति ने देर शाम ग्वांगझू में सागर की लहरों पर तैरते क्रूज की सवारी की। उन्होंने क्रूज से रंग बिरंगी रोशनी से नहाई, शानदार मीनार और इमारतों का भी लुत्फ उठाया। लंबे राजनीतिक करियर में विभिन्न पदों पर रहते हुए चीन की कई यात्राएं कर चुके मुखर्जी की राष्ट्रपति के तौर पर ये पहली यात्रा है। ऐसे में वो लंबित और विवाद के मुद्दों पर भारत के रुख को पुरजोर तरीके से पेश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में कहा गया है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, उसे अमेरिका से सैनिक सहायता नहीं दी जा सकती। अमेरिकी रक्षा समिति ने कहा है कि जब तक रक्षा मंत्री कांग्रेस में साबित ना करें कि पाकिस्तान कड़े कदम उठा रहा है, उसे कोई सहायता ना मिले। इस विधेयक पर अब सीनेट में वोटिंग होगी। अगर ये पास हो जाता है तो पाकिस्तान को सहयोगी देश के नाते मिलने वाले 45 करोड़ डॉलर और सैन्य गठबंधन के लिए मिलने वाले 90 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता पर रोक लग सकती है। हालांकि सीनेट की रक्षा सेवा समिति अभी भी पाकिस्तान को मदद देने के पक्ष में है। पहले विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन का मंगलवार को इस्तांबुल में समापन हो गया। तुर्की के सबसे बड़े शहर में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में इराक, सीरिया और यमन में जारी मानवीय संकट पर चर्चा हुई। इस मौके पर कहा गया कि दुनिया भर में हिंसा के चलते लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। दुनिया में करोड़ों बच्चों की स्कूलों तक पहुंच नहीं है और ऐसे में बच्चे शोषण का शिकार हो रहे हैं। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि बड़े देशों को हिंसाग्रस्त इलाकों के लिए आर्थिक मदद बढ़ानी चाहिए। At the same time, it is a bit disappointing that some world leaders could not be here, especially those from the G7 countries, except Chancellor Angela Merkel of Germany. They are some of the most generous donors of funding for humanitarian action. But I urge their greater engagement, particularly in the search for a political solution. इजिप्ट एयर की फ्लाइट 804 हादसे की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया है कि विमान में दुर्घटना से पहले कोई बड़ा विस्फोट हुआ था। इस फॉरेंसिक अधिकारी ने शवगृह में मानव अवशेषों की व्यक्तिगत रूप से जांच के बाद यह दावा किया है। बीते गुरुवार को हादसे के वक्त विमान पेरिस से काहिरा जा रहा था। विमान में सवार सभी 66 लोग मारे गए थे। इस बीच दुर्घटना की जांच से जुड़े फॉरेंसिक अधिकारियों ने शवों की पहचान के लिए मंगलवार को यात्रियों के परिजनों के डीएनए सैंपल लिए। उधर विमान का ब्लैक बॉक्स खोजने के लिए मिस्र ने एक पनडुब्बी को तैनात किया है। फ्रांसीसी जहाज भी विमान का डेटा रिकॉर्डर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इराकी सेनाओं ने मंगलवार को भी फालूजा शहर पर हमले जारी रखे। सेना की बमबारी से फालूजा शहर में काफी नुकसान हुआ। सेना ने आईएस के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। फालूजा में अभी भी 1 लाख नागरिक फंसे हुए हैं। इस शहर पर 2014 से आईएस का कब्जा है। फालूजा को आईएस के स्थानीय मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है और यहां कम से कम 700 आतंकी मौजूद है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इराक सरकार हमलों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। We also urge the government of Iraq to ensure that the protection of civilians is paramount in its offensive on Fallujah, and we call on all parties to adhere strictly to international humanitarian law, including the principles of distinction and proportionality in the conduct of hostilities. और बुलेटिन के आखिर में बात सुनील दत्त की। मशहूर फिल्म अभिनेता और नेता सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। बतौर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सुनील दत्त ने हिंदी सिनेमा, समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। 50 के दशक में रेडियो सिलोन में बतौर अनाउंसर करियर की शुरुआत करने वाले सुनील दत्त ने 1955 में रेलवे स्टेशन फिल्म से आगाज किया। फिल्म रेलवे स्टेशन के साथ ही सुनील दत्त के सिने करियर की गाड़ी भी चल निकली और 1957 के दशक में आई मदर इंडिया ने उन्हें स्टार बना दिया। सुनील दत्त ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर दिल को छू लेने वाली फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। सुनील दत्त ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय योगदान दिया। वो 5 बार
लोकसभा सांसद रहे। यूपीए 1 की सरकार में वो 2004 से 2005 तक युवा कल्याण मंत्री भी रहे। 25 मई 2005 में उनका निधन हो गया। आइए याद करते हैं सुनील दत्त को उनकी फिल्मों के सफर के जरिए। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। तू मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। क्या कमी रह गई थी मेरी पूजा में कि तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? तू सिर्फ मेरा भगवान ही नहीं था, मेरा ईमान भी था, मेरा विश्वास भी था। उसे कह दे कि इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी उसकी शादी उस लड़के के साथ नहीं हो सकती, भले ही वो अपनी जान दे दे। तेरा कलेजा क्यों फटा जा रहा है? आखिर मैं उसका बाप हूं। तू हमेशा माँ को जफ्फी देता रहा, आज बाप की असरत भी पूरी कर दे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पी विजयन आज बनेंगे केरल के मुख्यमंत्री। 18 मंत्री भी लेंगे शपथ। सीपीएम कोटे से 12, सीपीआई से 4 मंत्री, जनता दल एस, एनसीपी और कांग्रेस एस से 1-1 मंत्री। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में बनाया गैर कांग्रेसी मोर्चा। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का होगा हिस्सा। असम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल के मुख्यमंत्रियों की बैठक में फैसला। खाद्य पदार्थों में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। खाद्य नियामक संस्था एफएसएसएआई ने की सिफारिश, स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द करेगा फैसला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का चीन के साथ सहमति वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। कहा मतभेद कम करना भारत का मकसद, मिलकर काम करने पर बन सकते हैं वैश्विक ताकत। और अमेरिका ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। 2000 करोड़ की सैन्य मदद पर सीनेट पैनल ने लगाई रोक। हक्कानी आतंकी नेटवर्क पर ठोस कदम उठाने के बाद ही मदद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।